सुंदरनगर हिल स्टेशन पर बने एक फेमस स्कूल में डायना नाम की एक नई टीचर का पहला दिन था। मिस डायना, आपको 6th में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। आप एक बार क्लास भी देख लो और बच्चों से भी मिलना हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप कहें तो मैं अभी बच्चों से मिल लेती हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। प्रिंसिपल डायना को बच्चों से मिलवाने ले जाती है। बच्चों, ये आपकी नई क्लास टीचर है मिस डायना, अब से ये आपको पढ़ाएंगी। हेलो बच्चों, आप मुझे अपना ही समझना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आकर मुझसे कहना। मैं आपकी टीचर होने के साथ साथ आपकी बड़ी सिस्टर जैसी हूँ। पर मिस डायना, मेरी बड़ी सिस्टर तो पूजा दीदी है। ओह अच्छा, तुम्हारी दीदी का नाम पूजा है। गुड गुड। मिस डायना, मुझे लगता है बच्चे आपके साथ जल्दी ही घुल मिल जाएंगे। आपका नेचर बहुत अच्छा है। हमें आप जैसी ही एक मिलनसार टीचर की तलाश थी। थैंक यू मैम। प्रिंसिपल के जाते ही मिस डायना के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। वो बच्चों के साथ सख्ती से बात करने लगी। ध्यान से कान खोलकर सुन लो। अब से जैसा मैं कहूंगी आप सबको वैसा ही करना है। मैं जहां ले जाऊंगी आप सबको मेरे साथ जाना होगा। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। मैं आप सबको आधी रात में भी पढ़ने के लिए बुला सकती हूँ। पर मैम, रात में तो कोई स्कूल नहीं खुलता। रात में तो अंधेरा होता है। हमें रात को डर लगेगा। मेरे साथ होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम सब इस हॉस्टल में पढ़ने के लिए आए हो। बस अब सब पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि तुम सबको बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है। डायना ने स्कूल में आते ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी पढ़ाने की शैली अनोखी थी। वो दिन के साथ साथ रात में भी सबके सोने के बाद तक बच्चों को क्लासरूम में बुलाकर पढ़ाती रहती। प्रिंसिपल तक ये बात पहुंची तो उसने डायना से इस बारे में बात की। मैडम, सुना है आप बच्चों को रात में भी पढ़ाती हैं। ये तो यहाँ का कोई रूल नहीं है। मैडम, मेरे पढ़ाने के अपने रूल हैं। मैं अपने रूल्स खुद बनाती हूँ। आपको तो बच्चों के रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। अगर आपको लगे कि मैं बच्चों पर मेहनत नहीं कर रही हूँ और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, तो आप बेशक मुझे इस बात के लिए मना कर सकती हैं। अगर उसके बाद भी आपको लगे कि बच्चों को रात में पढ़ना ठीक नहीं है, तो मैं यहां से चली जाऊंगी। ठीक है, हम बच्चों के रिजल्ट आने तक इंतजार करते हैं। डायना जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने बच्चों को खूब सख्ती से पढ़ाना शुरू किया और बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है। ये देखकर प्रिंसिपल के पास डायना को कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। उस दिन के बाद से प्रिंसिपल ने डायना को कुछ कहना बंद कर दिया। अब डायना बच्चों को रात में ही पढ़ाती थी। डायना की देखा देखी प्रिंसिपल ने अब और भी टीचर्स को बच्चों को रात में पढ़ाने की सलाह दी। अब रोजाना ही ऐसा होने लगा। बच्चे रात को स्कूल में पढ़ते थे और सुबह के समय गहरी नींद में अपने कमरों में सो जाते थे। इस वजह से बच्चों के और जो क्लास टीचर्स थे वो बहुत परेशान रहने लगे। तब डायना ने उनसे कहा, ये परेशानी मेरे कारण आई है, क्योंकि मैं रात में पढ़ाती हूँ। आप सब टेंशन मत लो। आप अपनी क्लास के बच्चों को मेरी क्लास में छोड़ दिया करो। मैं सब बच्चों को एक साथ पढ़ाऊंगी। वैसे भी प्रिंसिपल मैडम तो अपने रूम में जाकर सो जाती हैं। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा और आप सबको पढ़ाने से छुट्टी भी मिल जाएगी। आइडिया तो अच्छा लग रहा है डायना मैडम। कितने टाइम से हम लोग रोजाना बच्चों को पढ़ाते हुए थक गए। ठीक है, तो आज रात से हम अपने स्टूडेंट्स भी आपकी क्लास में छोड़ जाएंगे और हम आराम से सो सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। आप अपने कमरों में आराम से जाकर सो जाओ। रात में बच्चों को मैं पढ़ा लूंगी। चलो बच्चों, आप मेरे साथ मेरी क्लास में चलो। डायना अपनी क्लास के साथ साथ और सभी बच्चों को भी पढ़ाने लगी। धीरे धीरे बच्चों के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। एक दिन प्रिया नाम की एक बच्ची जंगल में बहुत बुरी हालत में खून से लथपथ मरी हुई पाई गई। पुलिस ने बहुत छानबीन की, सबसे पूछताछ की, पर बच्ची के कातिल का कहीं पता नहीं चला। उस दिन के बाद से स्कूल से बच्चे गायब होने लगे और किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वे कहाँ चले गए। पुलिस बच्चों की खूब छानबीन करती थी, पर बच्चों की बॉडी तक का पता नहीं चलता था। कुछ समय के लिए ये सब घटनाएं होनी बंद हो गई। इधर प्रिंसिपल ने डायना को रात में क्लासेस लेने के लिए मना कर दिया। डायना गुस्से में आ गई। सच तो यह था कि बच्चों के गायब होने के पीछे डायना का ही हाथ था, क्योंकि डायना एक साधारण मनुष्य नहीं थी। वो एक आदमखोर थी और वो अकेली नहीं थी। उसका पूरा परिवार भी आदमखोर था। कोई भी नहीं जानता था कि डायना जानबूझकर उस हॉस्टल में नौकरी के लिए आई है। जब डायना ने रात को बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरुआत की तो किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। डायना बच्चों को धमका कर रखती थी और रोजाना एक बच्चे को अपने साथ ले जाती थी और उसके बाद उस बच्चे को मारकर उसका मांस खाती थी और खून पीती थी। अभी तक जितने भी बच्चे गायब हुए थे उन सब बच्चों को डायना ने मार दिया था, पर कुछ दिनों से उन्होंने किसी भी बच्चे को नहीं खाया था।
इस वजह से वो और उसका परिवार मांस और खून को तरस रहे थे। इसलिए आज डायना का शिकार पूजा की छोटी बहन खुशी थी। पर फर्क इतना था कि आज डायना खुशी को रात की जगह दिन में ही बहला फुसला कर अपने साथ ले गई। इधर पीछे से खुशी की बहन पूजा उसे मिलने आ जाती है। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो मेरी छोटी बहन खुशी कहाँ मिलेगी? दीदी, डायना मैम उसे अपने साथ जंगल में ले गई है। रिया रोते हुए डायना की सच्चाई पूजा को बता देती है। दीदी, डायना मैडम ने हमें मना किया है। अगर हमने ये बात हॉस्टल में किसी को भी बताई तो वो हमें भी खा जाएगी। नहीं बच्चों, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही, घबराओ नहीं, पर मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बहन को ढूंढना होगा। पूजा किसी को भी बिना बताए जंगल में पहुंचती है, जहां एक पुरानी हवेली थी। पूजा ने देखा कि हवेली के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था और हवेली के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। पूजा ने हिम्मत जुटाई और चुपके से हवेली में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। मिस डायना और उसका पूरा परिवार आदमखोर ड्रैकुला था। वो सबके सामने एक साधारण क्लास टीचर की तरह पेश आती थी, लेकिन असल में वो एक ड्रैकुला थी जो बच्चों को चुरा कर खा जाती थी। डायना और उसका परिवार जैसे ही खुशी को खाने लगता है, पूजा उन्हें रोक देती है। रुक जाओ, तुम मेरी बहन को नहीं खा सकती हो। मेरी बहन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगी। पूजा दीदी, मुझे बचा लो। कहाँ जा रही हो खुशी? तुम चली गई तो हमारी दावत अधूरी रह जाएगी। मैं तुम सबकी पोल आज यहाँ के लोगों के सामने खोल कर रहूंगी। पोल तो तब खोलेगी ना जब हम तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने देंगे। हम तुम्हें और तुम्हारी बहन को मार देंगे। पकड़ो इसे। पूजा अपनी बहन का हाथ पकड़कर तेजी से वहां से भागी। आदमखोर डायना और उसके परिवार ने उनका पीछा किया। पूजा ने अपनी हिम्मत और समझदारी का इस्तेमाल किया। वो शहर के बीच पहुंच गई और सबको उनकी सच्चाई बता दी। लोगों ने अपने अपने हाथ में मशालें पकड़ ली और डायना और उसके परिवार को चारों ओर से घेर लिया। अपने आसपास आग देखकर डायना और उसके परिवार वाले घबरा गए। मिस डायना और उसके परिवार को पकड़ा गया। लोगों ने ड्रैकुला परिवार को एक बड़े मैदान में ले जाकर लकड़ियों के ढेर पर बांध दिया। लोग मशाले लेकर आए और लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। आग की लपटों ने धीरे धीरे डायना और उसके परिवार को घेर लिया। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। ड्रैकुला परिवार को जलाकर समाप्त कर दिया गया। इस घटना के बाद स्कूल में फिर से शांति लौट आई। बच्चों ने राहत की सांस ली और सबने पूजा की बहादुरी की प्रशंसा की। प्रिंसिपल ने भी पूजा को अपने स्कूल को बचाने के लिए धन्यवाद कहा। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए पूजा अपनी बहन खुशी को फिर से स्कूल में छोड़कर वापस लौट गई। दिल्ली शहर के ताहिरपुर गांव में राखी अपने गरीब पिता रामदीन और माता जानकी के साथ रहती थी। राखी की उम्र 20 साल थी, लेकिन उसका कद 7 साल की बच्ची जितना था। दरअसल वो एक बौनी थी। राखी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वो घर आकर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती, जिससे वो अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल पाती। उसके बौनेपन की वजह से सब उसका खूब मजाक उड़ाते। ए बच्ची, जा अपने प्ले स्कूल में जा, यहाँ आने की अभी तेरी उम्र नहीं है। बौनी कहीं की। सभी इसी तरह राखी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती है और अच्छे नंबरों से बीएड की डिग्री हासिल कर लेती है। कुछ दिन बाद वो एक स्कूल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। ए छोटी बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाकर अपनी क्लास में बैठ। आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा नाम राखी है। ओ अच्छा, सर ने बताया था आपके बारे में। आइए, मैं आपको प्रिंसिपल के कैबिन तक ले चलता हूँ। प्रिंसिपल उसका इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है। राखी खुशी खुशी घर आती है और अपने माँ बाबा को बताती है। माँ, बाबा, मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई है। अब मैं स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगी। हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी बाबा। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानता था तू जरूर एक दिन हमारा सर गर्व से ऊंचा करेगी। राखी अगले दिन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है, जहाँ स्कूल की टीचर उसे देखकर कहती हैं, क्या यार सुधा मैडम, अब क्या बच्चे भी स्कूल में पढ़ाएंगे? अरे धीरे बोल, ये बौनी तो नई मैडम है। राखी अपनी क्लास में जाती है तो बच्चे उसे देखकर कहते हैं, ए लड़की, जा अपनी क्लास में जा, तू तो हमारी क्लास की नहीं लगती। और ये क्या,
तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? लगता है आज इसका बर्थडे है, इसीलिए यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई। देखो तो, इसके पास बैग भी है, हो सकता है इसमें टॉफियां हों। अच्छा लाला, जल्दी दे फिर तो हमें टॉफियां। तभी क्लास में प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है बच्चों? अपनी क्लास टीचर के साथ ऐसे पेश आते हैं? क्या हमारी क्लास टीचर? पर अभी तो इसकी खुद ही पढ़ने की उम्र है। हाँ, लगता है इसकी मम्मी ने बचपन में इन्हें बॉर्नवीटा नहीं पिलाया। सर, इन मैडम को ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए तो सीढ़ी की जरूरत होगी ना? बच्चों, मैडम की सिर्फ हाइट ही कम है, लेकिन इनका दिमाग चाचा चौधरी जैसा तेज है। मैडम, आज से ये आपकी क्लास है। ये कहकर प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं। राखी कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। मैडम, आप तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है जैसे टेबल के नीचे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा है। बचपन से लेकर बड़े होने तक अपना मजाक बनता देख राखी को बहुत गुस्सा आता है। अब उसके बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। बचपन से आज तक बस यही सोचती रही कि कुछ बन जाऊंगी तो लोग मेरे बौनेपन का मजाक बनाना छोड़ देंगे, लेकिन लगता है ये दुनिया ऐसे नहीं मानेगी। हम इनके साथ जितना भला बनकर रहेंगे उतना ही ये दबाती जाएगी। इसके बाद राखी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। वो अब बच्चों के साथ सख्ती से पेश आने लगी। उसका मजाक उड़ाने पर वो बच्चों को डंडे से मारने लगी। मेरा मजाक उड़ाएगा तू? हाँ, इधर आ, इधर आ, आज तो तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। नहीं मैडम, हमें छोड़ दीजिए, हम आज के बाद आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तुम लोगों के इतने कम मार्क्स, अब तुम लोगों की सजा यह है कि जिन भी बच्चों के मार्क्स आज कम आए हैं वो टॉयलेट एरिया साफ करेंगे। अब राखी का अत्याचार बच्चों पर बढ़ते ही जा रहा था और उसके डर के मारे बच्चे किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उन्हें फेल करने की धमकी देती थी। फिर एक रोज प्रिंसिपल ने उसे बच्चों को मारते हुए देख लिया। उन्होंने राखी को खूब डांट लगाई। तब सब बच्चों ने प्रिंसिपल को सारी बात बताई। प्रिंसिपल उसे नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। फिर राखी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोती है और रोते हुए कहती है, तो मेरे साथ किसी ने कौन सा ठीक किया? जब मैं सबके साथ अच्छे से रही तब भी तो सबने मेरे बौनेपन का मजाक उड़ाया। बचपन से लेकर आज तक सबकी बातें ही सुनती आई हूँ। अब मेरा कद बौना रह गया तो इसमें मेरी क्या गलती? यहाँ आई तो यहाँ की टीचर्स और बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे मुझे भी तो बुरा लगता है। कद छोटा है तो क्या हुआ, हूं तो मैं भी इंसान ही ना। उसकी बातें सुनकर प्रिंसिपल टीचर के साथ साथ सब बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब उससे अपने किए की माफी मांगते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है। अब कभी भी कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, ना ही राखी अब कभी बच्चों पर अत्याचार करती और राखी सभी बच्चों को बहुत प्यार करती।